तो आज हमारे साथ स्टूडेंट है, इसका सक्सेसफुली कंट्री का नाम है रोमानिया। उसका स्टूडेंट वीजा आया है, बच्चा वहां पर एमबीबीएस करने के लिए जा रहा है। तो स्टूडेंट की जर्नी क्राउन इमिग्रेशन के साथ कैसी रही है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, क्या डिफिकल्टीज आती हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। आम जो सारे के सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इवन अगर आपने रोमानिया में एमबीबीएस करनी है या यूरोप से एमबीबीएस करनी है तो हमारी डेडिकेटेड वीडियोस हैं नंबर ऑफ, और सब के ऊपर हमने प्ले लिस्टें बनाई हुई है, एमबीबीएस रोमानिया के ऊपर, एमबीबीएस यूरोप के ऊपर। उनका लिंक भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है। उसके अंदर नंबर ऑफ सक्सेस स्टोरीज भी हैं, जैसे ये एक सक्सेस स्टोरी है तो उनको भी आप देख सकते हैं, क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए उनके बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन उन वीडियो से मिल सकती है। तो सबसे पहले मैडम मैं आपका स्वागत करता हूँ इस जूम मीटिंग में, मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है। ना, थैंक यू सर। तो सबसे पहले मैं ये पूछूंगा कि आपको हमारे बारे में कहाँ से पता चला था? सर मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखी थी, मतलब जब मैं सर्च करती थी मतलब एमबीबीएस के लिए अब्रॉड में, तो मुझे मतलब क्राउन इमिग्रेशन का मिला था वीडियोस बहुत सारे। तो अच्छा। फिर मैंने देखा था, बहुत सारे वीडियोस देखे मैंने, फिर रोमानिया का मैंने देखा, तो फिर मैंने ये चूज किया फिर क्राउन इमिग्रेशन। नहीं, हमें तो चूज कर लिया, जैसे आप हमारी वीडियोस देखते हैं, और भी बहुत सारे लोग तो वीडियो बनाते हैं, ये नहीं मैं अकेला बनाता हूँ। तो हाँ जी, आपको हाँ जी। हमारी वीडियोस में क्या लगा, उनकी वीडियोस में क्या ऐसा नहीं लगा, हम पर कैसे आपको ट्रस्ट आ गया कि हम आपका ये केस करवा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट है और आपका इंपॉर्टेंट टाइम है, यूरोप की एमबीबीएस है। आपको कैसे ट्रस्ट आ गया, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज हैं, दिल्ली में बैठी हुई, मुंबई में बैठी हुई, पंजाब में है, चंडीगढ़ में है, तो उसके बारे में थोड़ा सा। सर वो क्या था कि मैंने जैसे दूसरों की वीडियोस जब मैं देखती थी, तो उसमें वो पर्टिकुलरली एक ही कंट्री या फिर मतलब बस एक पर्टिकुलर कोर्स के रिलेटेड ही बताते थे, और वो मतलब एक ही पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी को ज्यादा स्पेसिफिकली मतलब प्रायोरिटी देते थे कि हाँ इसमें जाओ, इसमें अच्छा है एंड ऑल दैट। तो हम्म। फिर मतलब मुझे वो उतना सही नहीं लगता था, क्योंकि बस एक ही यूनिवर्सिटी के लिए वो बताते थे, और क्राउन इमिग्रेशन में वैसा नहीं था। इधर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और कंट्री के लिए भी वैसा ही है। ठीक है। तो मुझे मुझे आपके केस का मुझे थोड़ा सा आइडिया है कि आप, आई थिंक सो, यूक्रेन से इफेक्टेड स्टूडेंट हैं। हाँ जी, हाँ जी। यूक्रेन में कितना टाइम लगाया था आपने? सर मैंने यूक्रेन में वहां पे तो मैं बस अभी 3 मंथ ही रही थी, उसके बाद फिर बस वॉर स्टार्ट हो गई थी। तो वापस आ गए थे? हाँ जी। तो जैसे आप हमारे हमें कितनी बारी मिल चुके हैं? सर मैं तो ऑफिस में आई हूँ कई बार, मतलब अच्छा, डॉक्यूमेंट्स देने ठीक है, के आई लिए। हूँ। तो हाँ। आपने पहले भी यूक्रेन का जिनसे करवाया था या हमसे ये करवाया है, हम में और उनमें कुछ फर्क लगा आपको? हाँ जी सर, उनमें था कि वो ऐसे बोलते थे कि यहाँ पे हम बस जैसे कि वहां पे जैसे बोलते थे कि हम 6 इयर्स के लिए आपके साथ रहेंगे एंड ऑल दैट, ये सब चीजें होती थी कि हम आपको लास्ट तक देंगे, एंड मतलब उतना उसका ठीक नहीं था। नहीं, मतलब अच्छा, वो जब भी नहीं था। वॉर का हुआ तो। चलो ये भी मान गए, 6 ईयर की सर्विस देंगे, इंडियन फूड देंगे, फलाना हाँ। करेंगे, वो करेंगे। सुनो, इसके अलावा वो आप हमारे उन्होंने वो कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपसे लेते हो, कोई एडवांस में कोई पीएमटी लेते हो, जहाँ कितने ट्रांसपेरेंट थे, उसके बारे में क्या है उनका, और हमारे बारे में? सर उनका भी, उन्होंने भी हमें बताया था, एंड उसमें बस मुझे ये था कि एक स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी को वो ज्यादा प्रायोरिटी देते थे, और बाकी कंट्रीज का भी और यूनिवर्सिटीज का भी वो उतना नहीं बताते थे। हम्म। वेराज ये क्राउन इमिग्रेशन में ऐसा नहीं है। चलो एनी हो, आपकी जो एक्चुअल फीस थी कहाँ पर, यूक्रेन के अंदर एक्चुअल फीस मालूम है क्या होती है यूनिवर्सिटी की? हाँ जी सर। जैसे यहाँ जो पर एक्चुअल फीस फीस, थी हाँ, जैसे यहाँ पर एक्चुअल फीस क्या है आपकी, इसके अंदर रोमानिया के अंदर जो एक्चुअल आपने डायरेक्टली यूनिवर्सिटी के अकाउंट में डाली हो, क्या थी? वो 6,000 यूरोज थी। 6,000 यूरो थी। तो वहां की यूनिवर्सिटी की एक्चुअल फीस क्या थी, कुछ तो आइडिया हुआ होगा आपको जाने के बाद, क्योंकि जाने के बाद बच्चे को पता चलता है कहानी का।
हाँ जी सर, मतलब वहाँ पे थोड़ा और एडिशनल हमें देना पड़ा था। कितनी फीस, नहीं फीस कितनी मतलब थी, सिर्फ आपको ये मालूम फीस कितनी थी यूनिवर्सिटी की जिसमें आप यूक्रेन गए थे? हाँ, हाँ जी सर, 4 लाख थी। कोई यूएस डॉलर में मालूम है क्या है? सर नहीं आइडिया? सर 4 लाख थी वो। चलो ठीक है। तो 4 लाख के अब अलावा मुझे आप, पूछना। 4 लाख के अलावा आपसे कितने के पैसे लिए गए वीजा के नाम पे, जहाँ वहां पे वन टाइम सर्विस चार्जेस के नाम पे, या आपके डॉक्यूमेंटों को ऐसे करवाना है वैसे करवाना उसके नाम पे, टोटल कितने के पैसे लग गए आपके? सर मुझे लग गए थे, मतलब एडिशनल लगे थे, मतलब लाख में कुछ। कितने? मतलब मुझे, अगर मैं टोटली इंक्लूड करूं जितना भी मुझे देना पड़ा था, तो मेरा पूरा बजट जो था 10 लाख तक हो गया ओ था माय गॉड, वहां पे। 10 लाख का बजट बन गया था आपका यूक्रेन पहुंचते पहुंचते, बीच में आपकी टिकट डाल के। हाँ जी सर। ठीक है, बीच में उनके पैसे हो गए, बीच में समझो 1 साल की अकोमोडेशन भी कहते होंगे वो, हाँ हाँ हाँ। और अकोमोडेशन। हाँ मेस जी। की फीस ये एंड ऑल दैट मिला के हो हाँ, गया था। ये देखिए यूक्रेन कंट्री, 4,000 4 लाख की फीस इसने बताई है। 4 लाख की फीस के 6 लाख एडिशनल देना पड़ा है। 6 लाख हाँ एडिशनल जी। देना पड़ा है। ये नोट ए सिंगल स्टूडेंट। मैं वीडियो में अवेयरनेस जरूर देता हूँ। मैं कहता हूँ कि कंसल्टेंट लेट फीस, उसमें देयर इज नो एनी प्रॉब्लम, लेकिन कहानियां बना बना कर कि आपके लिए वो करेंगे, ये करेंगे, वहां जाकर आपको ये सर्विस मिलेगी, ऐसा जो है दैट इज रॉन्ग। और 6 लाख रुपया सिर्फ इन चक्रों में ले लिए। 10 लाख रुपया इस बच्चे ने यूक्रेन में वेस्ट कर दिया। हमारे पास भी आए, मेरे पास नॉट ए सिंगल स्टूडेंट ऐसी। आप जब यूक्रेन गए थे, यूक्रेन जाने से पहले कभी कोई रिसर्च की थी? सच सच बताइए। सर मैंने उतनी उस टाइम तो नहीं की थी, क्योंकि मतलब थोड़ा मेरे लिए न्यू था, और उस टाइम यूक्रेन का मुझे पता चला था, तो फिर मतलब मुझे लगा, और मेरे वहां पे कुछ नोन लोग भी थे, तो उन्होंने मुझे रिकमेंड किया था। इसलिए फिर मैंने देखा और सोचा कि यहाँ पे ठीक होगा, क्योंकि मतलब वहां पे थोड़े इंडियंस ज्यादा थे एंड ऑल दैट, ये हो जाता है ना, तो नहीं, आपको इसीलिए। आपको क्या लगता है कोई रिकमेंड करे उसमें ब्लाइंड फेथ करना चाहिए? आपको क्या लगता है कि हमें कहीं पर भी जाने से पहले रिसर्च करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ सर, मैंने मतलब की थी रिसर्च, मैंने मतलब वहां पे भी थोड़ी यूनिवर्सिटीज देखी थी, लेकिन फिर मतलब मेरा ये था कि मुझे वो जो पहली वाली जो यूनिवर्सिटी थी वो मिल गई, तो फिर मैंने वही ले ली थी, मतलब तो उसकी आप रिसर्च की और यूक्रेन फिर जाने से एजेंट। पहले, यूक्रेन जाने से पहले आपको यूरोप की एमबीबीएस के बारे में नहीं था आइडिया? सर उस टाइम उतना मुझे नहीं पता था कि मतलब मैं और भी कंट्रीज का देख सकती हूँ, मतलब हम्म। मुझे बजट का ये सब भी लगता था उस टाइम कि कितना हो जाएगा। ठीक ठीक। तो ऐसा है कि इस वीडियो में मैं ये बार बार इसमें भी बताता हूँ, पहली वीडियोस में भी, आप रिसर्च कब स्टार्ट करता है स्टूडेंट और पेरेंट? जब वो प्रॉब्लम में आ जाता है। तो अगर आप बेस्ट कंट्री से एमबीबीएस करना चाहते हैं या अच्छी यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस करना चाहते हैं, एटलीस्ट मेक द रिसर्च। सब कुछ कंप्यूटर में है, मोबाइल के अंदर है। मोबाइल को हम ज्यादा मिसयूज करते हैं, इंस्टेड ऑफ यहाँ इसके कोई बेनिफिट नहीं लेते हैं। रीले देखेंगे, ये फलाना करेंगे। बाहर जाना है किसी भी कंट्री में, स्पेशली मैं ये नहीं कहता एमबीबीएस के लिए, किसी भी स्टडी के लिए फॉरेन में जाना है, तो एटलीस्ट उस कंट्री के बारे में रिसर्च करें, यूनिवर्सिटीज के बारे में रिसर्च करें, वहां के सिस्टम के बारे में रिसर्च करें, वहां पर सेटलमेंट पॉलिसीज के बारे में रिसर्च करें, देयर आफ्टर टेक द डिसीजन। अगर आप वो चीजें रिसर्च नहीं करते तो आपके साथ भी सेम हैपनिंग होगी जो इस स्टूडेंट के साथ। ऐसा ये एक स्टूडेंट नहीं है, नंबर ऑफ अफेक्टेड स्टूडेंट्स हैं जिनको ऐसी प्रॉब्लम्स आई हैं, और जाने के बाद भी बेचारे देखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अभी ये रोमानिया जा रही है, रोमानिया में भी जाते ही बस लड्डू पड़े हुए हैं जी, दोबारा एमबीबीएस इजीली हो जाएगी। वहां की जर्नी भी हार्ड है, कोई इजी नहीं है। क्या लगता है आपको, इजी है कि हार्ड है? नो सर, हाँ वो तो ऐसा कुछ नहीं होगा वहां क्या पे। आपको लगता है कि एमबीबीएस में एडमिशन लेना इजी है या एमबीबीएस करना इजी है? सर करना तो बिल्कुल नहीं इजी है, इजी नहीं। एडमिशन लेना इजी होता है। हाँ, मैं फिर बता दूं, एडमिशन लेना एमबीबीएस में फॉरेन कंट्री में इट इज नॉट ए बिग इशू। बार बार बता दूं, वीजा लेना, एडमिशन लेना, दैट इज नथिंग। बट
एमबीबीएस करना वहां पर 6 ईयर आपने अपने आप को सेक्रीफाइस करना है। ये तो रोमानिया में जा रही है। हमारे पास जो शेंगन की कंट्रीज है दे आर वेरी वेरी स्पेसिफिक। इवन शी इज द लकीस्ट वन। ये लड़की हमारी लकीस्ट वन है जिसको 6000 यूरो की यूनिवर्सिटी मिली है। तो आपको मैडम मालूम है कि आपने कितनी यूनिवर्सिटी में हमारे थ्रू अप्लाई किया था? हाँ जी सर, मैंने मतलब टोटली 3 में किए थे, तीन जिसमें में से ये किए वाली थे। आपका यूनिवर्सिटी भी कितनी थी। यूनिवर्सिटी से एडमिशन आया? सर मुझे ये वाली चाहिए थी और इसी में आ गया। और मैंने 2 और ली थी, वो मैंने ऑप्शनल में ऐसे किया था कि अगर मे बी अगर मेरा ना हो तो उनमें आ जाए। और आपको आपको अ, मालूम है कि तीनों यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करने के लिए आपने एप्लीकेशन फीसें कितनी भरी होंगी? कुछ आइडिया है आपको? हाँ जी सर, मैंने एक में 200 यूरो दिया था, और एक में अम, नहीं आइडिया। आपके अ, पेरेंट्स दे रहे थे, आपके फादर हाँ साहब? जी, मैं हाँ। फिर बताऊं। देखिए, एप्लीकेशन फीसें भी लगती हैं वहां पे। ऐसा नहीं है कि सतीश का इन्फ्लुएंस है उस यूनिवर्सिटी में। आपको लगता है कि मेरा इन्फ्लुएंस है वहां पे यूनिवर्सिटीज में जहाँ पे आपका एडमिशन है 6000 में? नो सर, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो आपको किस बेस के ऊपर आपका एडमिशन आया होगा? सर उन्होंने मेरी सीवी देखी एंड परसेंटेज एंड ऑल। गुड। तो मैक्सिमम द डिपेंड ऑफ द प्रोफाइल ऑफ द स्टूडेंट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बायो के नंबर स्टूडेंट के कैसे हैं, एग्रीगेटेड नंबर कैसे हैं, आपका कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस है, आपने कोई हेल्थ सेक्टर में काम किया हुआ है, ऐसी बहुत सारी चीजों को अवेल्युएट करते हैं। देयर आफ्टर पॉइंट बनते हैं, पॉइंट के बाद एडमिशन मिलता है। आपके 12th में कितने परसेंट थे? सॉरी सर, एक बार दोबारा बोलिए, मुझे 12th में सुना नहीं। आपके कितने परसेंट मार्क्स थे? सर मेरे 72% थे। तो 72% वाले का भी 6000 वाली यूनिवर्सिटी से आया है। देख लीजिए। अभी ये नहीं है कि आप नेक्स्ट टाइम मुझे कहें कि सर मैंने 2024 में वहां जाना है, तो लास्ट टाइम 72% वाली का एडमिशन आया तो मेरा भी 100% आना चाहिए। तो मेरे पास कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनका ये लेकर चलिए इससे ज्यादा थे, उनका एडमिशन नहीं आया लास्ट ईयर, इस साल आ गया यहाँ पर। तो ऐसा है कि आपको ऑलवेज कंपिटेंट कंपनी, कॉम्पिटेंट जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनके थ्रू अप्लाई करना चाहिए। हम नॉट इन रोमानिया, हमारे पास नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं अनदर शेंगन कंट्रीज के भी। डिपेंड आपका बजट क्या है वहां पर, आफ्टर कंप्लीटिंग द स्टडी क्या ऑप्शंस हैं, क्या पार्ट टाइम वर्क अलाउ है, क्या वहां पर बच्चे को पीआर पॉलिसीज अवेलेबल है या नहीं है। ऐसी चीजें भी हमारे इंटरनेशनल स्टूडेंट जरूर चेक करें। क्यों? कि उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि दिस इज ए बिग ड्यूरेशन ऑफ योर स्टडी है। 6 ईयर आपने उस कंट्री में रहना है, देखिए, और लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी है और वहां की डिग्री करनी है। तो अगर आप किसी भी कंट्री में जा रहे हैं तो सबसे पहले ये भी चीजें चेक करें कि आपके पास उस कंट्री में कुछ सेटलमेंट पॉलिसीज भी है, क्योंकि यू आर गोइंग देयर टू स्पेंड ए नंबर ऑफ इयर्स विद बिग मनी। तो ये भी चीजें चेक करें जो फॉरेन में बच्चे एमबीबीएस के लिए जाते हैं। लाइसेंसिंग का तो प्रोसीजर चेक करना ही करना है कि लाइसेंसिंग का भी प्रोविजन है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। और पीजी का भी देखिए, अगर पीजी नहीं भी मिलता वो तो मतलब दूर की बात है, लेकिन ये चीजें जरूर चेक करें। और अभी आते हैं ट्रांसपेरेंसी के ऊपर। आपने हमसे अप्लाई किया, तो ट्रांसपेरेंसी कितनी है हमारे काम के अंदर? सर बिल्कुल है, मतलब जो जो मतलब आप लोग ने बोला वैसा ही था। और मैंने वेबसाइट्स पे भी देखा, मतलब यूनिवर्सिटी की, उस पे भी सेम चीजें बताई गई हैं। तो ऐसा हमें तो जैसे नहीं है अप्लाई करना है जैसे हम डॉक्यूमेंट्स। ये वीडियो बनाते हैं, बड़ी मीठी मीठी सी वीडियो बन रही है, हम वीडियो में कुछ बताते हैं और वैसे हैं हम बिल्कुल डिफरेंट टाइप के, ऐसा कुछ लगा हो? नो सर, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे जितना भी स्टाफ है उनका नेचर, जहाँ मुझसे कभी आप मिलने आए हो मैंने कभी इग्नोर किया हो, कभी भी आपको कुछ वेटिंग करवाई हो जब आप मिलने आते हो, कुछ ऐसा महसूस हुआ ऑफिस में? नो सर, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब हम जब भी आए हैं तब आपसे मिल के गए हैं। ठीक ठीक ठीक। मतलब अच्छा था एक्सपीरियंस। तो अभी आते हैं पेमेंट के ऊपर। जब आपने मुझे केस दिया था कितने पैसे एडवांस में दिए थे? सर एडवांस में तो नहीं, वो बस स्टार्टिंग की जो कितनी फीस पैसे होती है वो कितनी ट्वेंटी दी थी? थाउजेंड थी बस। कितनी? बस 20,000। 20 तो 15 लेते हैं हम, 15,000 रुपये लेते हैं वैसे तो, आपने 20 दे दी तो बहुत हाँ अच्छा जी, हाँ जी सर, है। हमने 15 ही दी है। वो वो कहने के लिए आपने मतलब बस कहा था, नहीं, और 15 अच्छा, हमने। हाँ। जब आपका एडमिशन आ गया उसके बाद भी कुछ फीस हमने लेनी होगी आपसे?
एडमिशन के बाद? हाँ जी सर, वो तो अभी एडमिशन के बाद नहीं, जब मेरा वीजा आ गया है तब मतलब वो जो फीस आपने लेनी है अपनी वो है बस। तो वो भी आपने फीस भेज दिया या नहीं भेजी अभी भी? सर मैंने तो चेक में भेज दिया है, लेकिन अब बस वो अब अच्छा आपको ठीक है। लेनी है चेक। तो अभी आप ये देखिए कि हम 15,000 में काम स्टार्ट करते हैं बच्चे का। अब बताइए कि हाँ जी एमबीबीएस की सर। इतनी बड़ी सीट है, सिर्फ 15,000। 15,000 कब लेते हैं? जब बच्चे का एडमिशन कंफर्म्ड हो जाता है। मैं फिर बता देता हूँ इसमें बाकी हमारी फीस जो बच्चे का वीजा ग्रांट होता है वो सारी की सारी हम टर्म एंड कंडीशंस बताते हैं। इसके अलावा कुछ और एडिशनल चार्जेस हैं, लाइक एम्बेसी फीस। आप अपनी फाइल एम्बेसी में खुद जमा करवाने गए थे या हमने करवाई थी? सर मैं खुद गई थी। तो वहां पर कितनी फीस जमा करवाई थी एम्बेसी की? सर वहाँ पे 12,000 हुई थी फीस। 12,000 इंडियन रुपीज। हाँ जी तो आपकी जो यूनिवर्सिटी की फीस थी, क्या आपने हमें हमारे अकाउंट में डाली थी या यूनिवर्सिटी के अकाउंट में डायरेक्ट भेजी थी? सर, यूनिवर्सिटी के अकाउंट में डायरेक्टली। कितनी भेजी थी, कुछ आइडिया हो? इंडियन सर रुपीज। मैंने तो टोटली 6,000 यूरो ही भेजी है। 6,000 यूरो। तो इसके हाँ अलावा जी। आपके कुछ और एडिशनल चार्जेस लगे होंगे, अगर आपको पता हो या आपके फादर साहब को पता हो। हाँ वो हाँ क्या जी सर, चार्जेस? इंश्योरेंस का लगा था। हाँ, एक एक वो तो सिक्स एप्लीकेशन, थाउजेंड था। नहीं, एक तो एप्लीकेशन हाँ फीस है जो आपने 200 यूरो भेजी, वो भी आपने डायरेक्ट यूनिवर्सिटी हाँ में भेजी। इंश्योरेंस हाँ। के कितने पैसे लगे थे आपके? से 6,000 लेते इंडियन रुपीज में। इंडियन रुपी 6,000। इसके अलावा और क्या चार्जेस लगे? सर और बस मेरे ट्रांसलेशन के लगे हैं, और कुछ नहीं लगे हैं, बाकी बस फीस है और कुछ नहीं। ट्रांसलेशन के कितने पैसे लगे होंगे आपके? सर ट्रांसलेशन के तो में 6,000 ही लगे होंगे, क्योंकि मेरे डॉक्यूमेंट्स मतलब पर डॉक्यूमेंट के हिसाब से 1,000 लगा था इंडियन रुपीज में। ठीक है। तो अभी देखिए, इनके 6,000 और लगे थे। वो किस चीज के लगे थे? इनका डेट ऑफ बर्थ सर वो सर्टिफिकेट भी FSR। था, इनका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट भी था। इनके कुछ डॉक्यूमेंटों को अपोस्टल भी करवाना था, ट्रांसलेशन भी करवाना था। तो पीसीसी भी इनकी अपोस्टल होनी थी जो इन्होंने निकलवाई थी। मेडिकल को भी अपोस्टल करवाना पड़ता है जब हमें रिक्वायर्ड होता है। तो ये जो एक्चुअल एक्सपेंसेस है, वी आर टेलिंग इन द वीडियोस। तो अभी आप अपने कंसल्टेंट से भी पूछना है, जैसे मैंने ये ओपन, ये ऐसे चार्जेस लगते हैं या इसके अलावा भी कुछ लगता है? सर इसके अलावा और कुछ नहीं है, बस इतना ही है। अभी टिकट तो लगेगी, टिकट ले ली कि नहीं ले ली अभी? अभी तो सर लेनी है, अभी हाँ। तो ली तो नहीं है। आपने अपना पासपोर्ट कब कलेक्ट किया? आपने खुद किया या हमने किया? सर मैंने खुद किया जाके देखो, देखिए एम्बेसी में। कितनी ट्रांसपेरेंसी है, कल। पासपोर्ट भी खुद कलेक्ट किया है। हम, आपको लगता है कि हम आपका कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी अपने पास रखते हैं, ओरिजिनल पासपोर्ट भी अपने पास रखते हैं जब रजिस्टर्ड कराते हैं? नो सर, ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो तो मैंने तो डायरेक्टली एम्बेसी में सब सबमिट किया। डायरेक्टली पासपोर्ट भी जमा करवाते हैं, कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है, जस्ट हमें आपके स्कैन फ्रॉम ओरिजिनल चाहिए होते हैं। अगर हमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहती है जब अपोस्टल करवाना होता है, तो देन वी आर डेफिनेटली टेल टू द स्टूडेंट्स कि हमें ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भेजें। सम स्टूडेंट कहते हैं कि हम खुद ही अपोस्टल करवा लेंगे, लिए हमें भी वो बेनिफिट रहता है। तो ऐसा है कि हमारे पास हर एक चीज ओपन है, जैसे इस हम मंच के ऊपर बता रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम फ्री में काम करते हैं। क्या हम फ्री में काम करते हैं वैसे मैडम? नो सर, मतलब वो तो अब लेनी पड़ेगी आप फीस जो फीस है। क्यों क्यों फीस लेते होंगे? क्या हमारे कोई खर्चे हैं या वैसे ही अकेले ही काम कर रहा हूं मैं? नो सर, वो तो मतलब अब जितने भी एम्प्लॉय हैं हाँ इनके लिए भी ठीक, तो चाहिए। ठीक 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 ठीक। तो ओवरऑल जर्नी कैसी रही आपकी, इंटायर जो प्रोसेस हमसे स्टार्ट करवाया था आपने जब से? सब बहुत अच्छी रही है, मतलब सब बहुत क्लियरली था यहाँ पे। देखो, मैं फिर बता दिया कि अभी मेन जर्नी स्टार्ट होनी है जब आपने वहां पहुंचना है। मैं फिर बता दूं, वीजा लेना, एडमिशन लेना, दैट इज नॉट ए बिग इशू। अगर किसी भी स्टूडेंट का इस साल एडमिशन्स नहीं आया है, किसी भी कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई किया था, तो वो भी हमें कांटेक्ट करें। मेरे भी दो बच्चे ऐसे हैं जिनका इस साल एडमिशन्स नहीं आ पाए, वो हम नेक्स्ट ईयर में डालेंगे। और इस साल हमारे ऐसे भी कुछ बच्चे थे जिनका लास्ट ईयर नहीं आया था, इस साल आया है, वो भी वहां पहुंच भी चुके हैं। तो ये हमारा आई थिंक सो 14 14th मतलब 14वां सक्सेसफुल वीजा लगा है रोमानिया का एमबीबीएस का। अभी 4 फाइलें और पेंडिंग पड़ी हुई हैं एम्बेसी के अंदर फॉर डिसीजन।
एक सऊदी में पड़ी हुई हैं, 3 यहाँ पे दिल्ली में पड़ी हुई हैं। तो एक आधी मेरे ख्याल से आयरलैंड से भी फाइल डलेगी। वो जो नेशनल है वो पाकिस्तानी है, जिसने हमसे आयरलैंड में अपना काम करवाया है, उनके बच्चे आयरलैंड में ही हैं। तो उसने भी हमारी सर्विसेज ली है। रोमानिया एमबीबीएस के लिए, यूरोप एमबीबीएस के लिए, या किसी भी फील्ड में आपने किसी भी कंट्री में किसी भी स्ट्रीम में स्टडी करनी है, तो आप हमारी ऑनलाइन सर्विसेज भी ले सकते हैं। हमारे नंबर ऑफ ऑनलाइन क्लाइंट्स भी है। तो ओवरऑल क्या कहेंगे क्रॉन इमिग्रेशन के बारे में? सब मैं तो ये कहूंगी कि मतलब बहुत ही अच्छा होता है, और आपको जो भी आप सर्विसेज लेते हैं तो ये बहुत क्लियरली बताते हैं, और कुछ भी मतलब ऐसा नहीं एडिशनल चार्जेस होंगे। हम्म। आपको हर चीज बताई जाएगी पहले टाइम से, और फिर सब चीज होगा स्मूथली। चलो ठीक है जी। आपके पिताजी आई थिंक सो इंडियन आर्मी में है। हाँ जी सर। तो ऐसा है कि कल वो रिटायरमेंट लेते हैं या ड्यूरिंग सर्विस भी फॉरेन में आपको मिलने के लिए आना चाहते हैं, तो उनके लिए भी हम डेफिनेटली हेल्प करेंगे। अब भैया आपके पहुंच गए यूके कि नहीं? हाँ जी सर, वो तो पहुंच गए। चलो ठीक है। तो अगर आपके भैया को भी कोई सर्विस चाहिए हो वहां से, कोई फ्री स्टडी, जर्मनी जैसी कंट्री में रिकमेंड कर रहा था आपके पिताजी ओके को, सर। बट वो कहते हैं कि नहीं, उसको कहता है मैंने जाना वहां है। अगर उसको भी कहीं वहां हाँ की जी। सर्विस चाहिए हो तो मैं उसके लिए भी हेल्प करूंगा। आपके पेरेंट्स ने आपके बच्चे को आइदर रोमानिया में मिलने के लिए जाना हो, यूके में मिलने के लिए जाना हो, वो भी हम सर्विस प्रोवाइड करेंगे। अगर आपके भैया ने रोमानिया आपको मिलने के लिए आना, उसमें भी करेंगे। वाइसा वर्सा आपने अपने भाई के पास मिलने के लिए जाना हो, उसमें भी हम आपकी हेल्प करेंगे। तो ये सारी हाँ चीजें जी चेक सर। करनी है अपने कंसल्टेंट से भी, क्या वो उसके पास ऐसा नॉलेज है, वो ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन हम इसके नॉमिनल नॉमिनल चार्जेस लेते हैं, 5 से 10 हजार, 15 हजार रुपया। इसके ज्यादा चार्जेस नहीं है जो हम पेरेंट्स का, सिबलिंग्स का जो भी टूरिस्ट वीजा ऑर्गेनाइज करवाते हैं। तो ठीक है जी, क्लोज करें इसको फिर। ओके सर। थैंक यू मैडम, धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।